आज वर्ल्ड कप का स्केड्यूल लॉन्च हो रहा है। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। क्रिकेट का ये महामुकाबला 19 नवंबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा। फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा और सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई और कोलकाता में खेला जाएगा। तो लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 15 अक्टूबर को क्रिकेट का वो मुकाबला होने वाला है जिस पर हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें होती हैं। आज आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल लॉन्च कर दिया। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगे और भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए खास अंदाज में ट्रॉफी लॉन्च कर दी गई है। तो न्यूज रूम से हमारे साथ राहुल रावत क्रिकेट संवाददाता बन गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, ये अनोखे अंदाज में जिस तरह से ट्रॉफी का अनावरण हुआ है बेहद ही जुदा है। जी बिल्कुल अदिति, और भारत में हो रहा थोड़ा लेट हुआ ये अनाउंसमेंट स्केड्यूल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो करीब करीब 12 महीने 13, 14, 15 महीने पहले भी अनाउंस हो जाता है। बट इस बार थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा कुछ अलग हुआ, तो ट्रॉफी को अनवील करने का अंदाज भी थोड़ा अलग हुआ। अब ये है कि ये करीब काफी सारी देशों से होते हुए वापस भारत में आएगी जब वर्ल्ड कप का आगाज होगा 5 अक्टूबर, जैसे आपने खुद अभी बताया। तो ट्रॉफी अब काफी देशों की यात्रा पे निकलेगी, उसके बाद वापस 100 दिन बाद एग्जैक्टली वापस भारत आएगी जब वर्ल्ड कप का दोबारा आगाज होता है। राहुल, एक और चीज, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है ना, उसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या उम्मीदें हैं टीम इंडिया के साथ? क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं? क्या कुछ उलटफेर हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीसीसीआई ने एक ड्राफ्ट जारी किया था जो आईसीसी के साथ उन्होंने शेयर किया था। क्योंकि बीसीसीआई ने पूरा स्केड्यूल बनाया कि कौन सा मैच कहाँ होगा, किस टीम, कौन सी टीम कहाँ खेलेगी, कहाँ ट्रैवल करेगी। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ चीजों को लेके आपत्ति जताई थी। उसमें ये था कि हम यानी पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो 15 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है अहमदाबाद में, वो नहीं खेलना चाहते थे वहां पर। और उसके अलावा 2-1 मैचेस और थे जहां पे वो अफगानिस्तान को नहीं खेलना चाहते थे कुछ स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पर ऐसा जो है आईसीसी ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको नकार दिया, उसके लिए मना कर दिया। अब 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में है, वो एक ऐसा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, हाईएस्ट कैपेसिटी ग्राउंड है वो, अहमदाबाद का मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब वहां पे ये है कि आप 1,10,000 20,000 लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार 2011 में जब ये मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान का, मोहाली में वो मैच हुआ था, और उस वक्त माहौल क्या हुआ था। और इस बार आपने कहा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस मैच से। और 15 अक्टूबर को है भारत, हालांकि अपने टूर्नामेंट का आगाज 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। अब फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा, बट जो चलन चला है अभी फिलहाल, 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्योंकि इंडिया में होस्ट हुआ था। उसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट थे और वो वर्ल्ड कप भी जीते। 2019 में इंग्लैंड होस्ट था और इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप जीता था। तो अब उम्मीद ये है कि 2023 में वर्ल्ड कप हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है, तो होपफुली भारत ही जीते, बट उसके लिए उनको खेलना भी अच्छा पड़ेगा। जी राहुल, ऋषभ पंत के बारे में अगर पूछा जाए तो फैंस को बेसब्री से इंतजार था इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि कहा जा रहा था कि ऋषभ इस बार वर्ल्ड कप में लौट सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या है उनका हेल्थ अपडेट? देखिए, वो फिलहाल एनसीए में हैं, अब बिना क्रचेस के वो चल रहे हैं। कुछ कुछ वीडियोस शेयर करते हैं, थोड़ी बहुत उनकी हेल्थ अपडेट्स आती रहती हैं बीसीसीआई से, और बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उनको मॉनिटर भी कर रही है। पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और कि उनकी अपडेट क्या है। फिलहाल जो रिकवरी चल रही है उनकी, आई थिंक एज पर जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे चल रही हैं। बट जो उनका एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत गंभीर था, आपको खुद मालूम है। तो फिलहाल कि वो पहले तो उनको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस, वो भी एक वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट। ऋषभ पंत डेफिनेटली अगर अवेलेबल होते, फिट होते, तो जरूर वो शामिल भी होते इस टीम में। बट फिलहाल उनकी अवेलेबिलिटी के लिए कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। राहुल, एक और चीज
राहुल, एक और जी। चीज, क्या आप इंडियन टीम में प्रॉपर बैलेंस देख रहे हैं जब हम मैदान में उतरेंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए? बॉलर्स और बैट्समैन और स्पिनर्स, क्या कॉम्बिनेशन आप देखते हैं? देखिए, ये ओडीआई फॉर्मेट है। हमने हम्म। हाल ही में जो भारत ने जो शिकस्त का सामना किया है, फिर चाहे वो टी20s में हो, 2021 वर्ल्ड कप हम हारे, 2000 उसके बाद 22 में भी हारे, अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे। आप टेस्ट क्रिकेट में हारे, आप टी20s में हारे। ओडीआई आई थिंक भारत के लिए एक बेटर सूटेड फॉर्मेट है, स्पेशली आप घर पर खेल रहे होंगे, आपको कंडीशंस का बेहतर पता होगा, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको इन कंडीशंस का बेहतर पता होगा, और आई थिंक आप इन कंडीशंस को बेहतर यूज कर पाएंगे, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में। और आपको ये भी देखना होगा कि टूर्नामेंट जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर में खेला जाना है। उस वक्त ये है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें, ओस जो है वो बहुत ज्यादा होगी। आप कैलकाटा देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, दिल्ली में जो मैचेस होंगे उस वक्त, धर्मशाला में भी मैचेस हैं, तो ओस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि टॉस जो है एक लॉटरी बन जाए, तो उसमें भारत को ये देखना पड़ेगा कि खेलना तो अच्छा पड़ेगा ही, साथ ही आपकी किस्मत को भी आपका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर कोई भी टीम बल्लेबाजी करती है और ओस होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो बहुत मुश्किल हो सकता है किसी भी टीम के लिए, अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो। बिल्कुल राहुल, जैसे आपने कहा कि ओस एक बड़ा पॉइंट हो सकता है अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो डब्ल्यूटीसी में क्रिकेटर्स को पता चला होगा, उनकी खामियां पता चली होंगी, उनकी स्ट्रेंथ्स पता चली होंगी। तो जरूरी ये है कि इस वक्त टीम अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करे। तो आप हमेशा कोचेस के संपर्क में रहते हैं, आप क्रिकेटर्स के संपर्क में रहते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है कि वो अपनी तैयारी जो है उसको लेकर फोकस्ड नजर आ रहे हैं नहीं, इस बारे में बताइए। देखिए, फिलहाल आपको जैसे पता ही है अदिति, आप भी अक्सर हमारे साथ शोज करती हैं, जी। और फिलहाल एक बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम या भारतीय खिलाड़ी जो हैं उनको एक लंबा गैप मिला है। उसके बाद इंडियन टीम वेस्ट इंडीज जाएगी, जहां पर उनको 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, वनडेज भी खेलने हैं, टी20s भी खेलने हैं। आई थिंक आप जो है स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर जाएंगे कि आपकी टीम क्या होगी। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन देखना है, आपको बैलेंस देखना है, आपके पास स्पिनर्स कितने चाहिए, आपके फास्ट बॉलर्स कितने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपकी फास्ट बॉलर्स या प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या है। श्रेयस अय्यर फिलहाल इंजर्ड हैं, केएल राहुल फिलहाल इंजर्ड हैं, ऋषभ पंत का आपने खुद बताया, वो उनकी रिकवरी का पता नहीं कि वो अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वर्ल्ड कप तक। उसके बाद जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हैं, तो आपको ये है उनकी रिकवरी भी मॉनिटर करनी है, साथ ही आपको जो गेम टाइम मिलता है आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो बैकअप ऑप्शंस हैं वो कितनी तरह किस हद तक रेडी हैं, जस्ट इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हुआ। आप जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहते थे, बट हुआ कि आपने उनको एक मैच में ट्राई किया और उनका ब्रेक डाउन हो गया, ना वो एशिया कप खेल पाए और वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। तो आपको ये भी देखना है कि रिकवरी जो है इन प्लेयर्स की आपकी वो भी होती रहे, प्लस आपके पास बैकअप ऑप्शंस जो हैं वो भी रेडी रहें। राहुल, जब भी हम किसी मैच में उतरते हैं ना खेलने के लिए, उससे पहले चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हैं। पहले मैच की अगर बात करें, वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा, तो ओपनिंग जोड़ी की अगर बात करूं तो आप किसको देखना चाहेंगे? आई थिंक रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके 2 ओपनर्स होंगे। 2 ओपनर्स होंगे, इसके अलावा अगर आपको चॉइस दी उसके जाए बाद तो? नंबर 3 में कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, विराट कोहली आपके नंबर 3 होंगे ही होंगे। केएल राहुल को आप एज विकेट कीपर वनडेज में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी आपको केएल राहुल ही नंबर 5 आप कह सकते हैं, नंबर 5 पे खेलते दिखेंगे। उसके बाद आपके पास श्रेयस अय्यर, हालांकि फिलहाल इंजर्ड है, होपफुली वो भी तैयार हो पाएंगे जब तक वर्ल्ड कप आता है। और आप देखिए, ठीक वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होना है, और एशिया कप जो है वो जो पहले 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने हैं, जहां भारत नहीं ट्रैवल कर रहा है। बाकी के जो 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका में होने हैं, ठीक। और वो इस बार क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, तो वो ओडीआई फॉर्मेट में ही हो रहा है। तो वो जो टूर्नामेंट है काफी हद तक आपकी जो 11 है, या फिर आप कह सकते हैं 11 या 15 जो है, वो आपकी डिसाइड करेगी। और रोहित शर्मा है, राहुल द्रविड़ हैं, उन पे भी काफी आई थिंक नजरें रहेंगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ जब से आए हैं उनके हाथ कोई ऐसी बड़ी कामयाबी लगी नहीं है। वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका आप हार गए, आप एक वर्ल्ड कप हार गए, आप एशिया कप में फाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए,
उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप फाइनल बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव हार आपकी हुई। तो राहुल द्रविड़ भी इस वक्त काफी विचार में होंगे कि भाई क्या किया जाए आगे, अपनी टीम को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ये जो 100 दिन आपके पास बचे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। यही जानना चाह रहे थे हम भी कि की प्लेयर्स आपके हिसाब से कौन है जो इस वर्ल्ड कप में अगर खेलते हैं तो भारत को जीत हासिल हो सकती है, ट्रॉफी भारत के नाम हो सकती है। जी, की प्लेयर्स देखिए, बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा ओकेजन है, तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बेहतर करें, क्योंकि रोहित शर्मा आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाए थे, जो कभी सुना नहीं है किसी ने कि जी 5 शतक एक ही टूर्नामेंट में। फिर वो हुआ कि एक खराब आपका मैच आ गया सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब हमने काफी बार ऐसा हुआ है कि भारत ने टूर्नामेंट्स की शुरुआत बड़ी अच्छी करी है, और आखिरी मोमेंट पे ऐसा होता है, जिस दिन बड़ा दिन आता है आप के लगता है कि जी हाथ पैर फूल गए, अब क्या करें। आई थिंक भारत में हो रहा है, और क्राउड सपोर्ट आपके साथ होगा तो वो एक चीज आपके हाथ में चली जाती है। पर बड़े प्लेयर्स जैसे मैंने कहा, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, आपके गेंदबाज हो गए, अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं, मोहम्मद शमी को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने आईपीएल में स्पेशली नई बॉल से जो किया है अब तक, अगर आप उसको एक बेसिस बनाया जाए तो नई बॉल से मोहम्मद शमी आपके बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। उसके बाद स्पिनर डेफिनेटली आपका रोल रहेगा, फिर चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो या फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल हो। मुझे नहीं पता फिलहाल रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट मुझे लगता है कि टॉसअप होगा आपका यूजी चहल और कुलदीप यादव के बीच में। और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो काफी हद तक ये बताएगी भी आपको कि भारत की सोच किस दिशा में जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी डिटेल के लिए। आपका कहते हैं ना, क्रिकेट इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मैदान में कुछ भी हो सकता है, बट हमें इस मैच के लिए, इस गेम के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 15 अक्टूबर को क्रिकेट का वो मुकाबला होने वाला है जिस पर हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें होती हैं। आज आईसीसी ने वर्ल्ड कप का स्केड्यूल लॉन्च कर दिया। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होने वाले हैं। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए खास अंदाज में ट्रॉफी को लॉन्च कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ट्रॉफी का अनावरण जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में किया गया। इसके साथ ही 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रिकेट के इस महाकुंभ की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। पूरी दुनिया पर चढ़ने वाला है क्रिकेट का खुमार। अनंत अंतरिक्ष में हुआ वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दीदार। जिस पल का हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से है इंतजार, क्रिकेट के उस महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वनडे वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का जोश 7वें आसमान पर है, और फैंस के इसी जोश को देखते हुए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनोखे अंदाज में लॉन्च किया गया। जमीन से करीब 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में आईसीसी की ट्रॉफी का ये वीडियो हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा रहा है। ये किसी भी खेल के इतिहास में पहला मौका है जब इस तरह से ट्रॉफी का स्पेस में अनावरण किया गया हो। अनंत अंतरिक्ष का सफर पूरा करके इस ट्रॉफी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लैंड किया। अब ट्रॉफी को विश्व टूर पर ले जाया जाएगा। हालांकि ये ट्रॉफी 27 जून से लेकर 14 जुलाई तक भारत में रहेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान समेत कुल 18 देशों में ट्रॉफी ले जाई जाएगी। आईसीसी ट्रॉफी की लॉन्चिंग के दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके जरिए हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ सकते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान उत्साह जैसा माहौल होता है, और बीसीसीआई दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच 6 हफ्ते तक चलने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए उत्साहित है। अब क्रिकेट विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ट्रॉफी के टूर के जरिए क्रिकेट फैंस के पास मेगा इवेंट का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। इस बार का वर्ल्ड कप कई मायनों में बेहद खास है। ये पहला मौका है जब भारत आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन अकेले कर रहा है। ऐसे में फैंस अब बेसब्री से क्रिकेट के इस महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। अमरनाथ यात्रा का आगाज होने में अब महज 3 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद संजीदा है, लिहाजा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैनाती कर दी गई। यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए आसमान में ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, और इसके साथ ही दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर भी जारी है। देखिए रिपोर्ट।
1 जुलाई से शुरू हो रही परम पावन अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा बर्फानी के भक्त इस बार 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यानी कुल 62 दिन अमरनाथ गुफा में पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा श्रद्धालुओं के अमरनाथ पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए यात्रा मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैनाती कर दी गई है। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से आरंभ होने जा रही है, यानी कि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में, और उससे ठीक पहले समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा 62 दिन तक चलेगी। इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश भर से भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आएंगे। दहशतगर्द बाबा बर्फानी के भक्तों की यात्रा में किसी तरह का कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। इन ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा बल के जवान यात्रा मार्ग पर हर तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं पहलगाम स्थित अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप नुनवन में भी हर तरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की चाक चौबंद सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है अमरनाथ यात्रा का। मैं इस वक्त नुनवन पहलगाम बेस कैंप के बाहर खड़ा हूं और ये अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है, जहां पर एक समय 40,000 श्रद्धालु यहां पर कई दिन के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि जब भी अमरनाथ यात्रा में मौसम की बाधा आती है, यात्रा रुक जाती है, तो जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं तो उन्हें इसी बेस कैंप में रखा जाता है जब तक मौसम साजगार हो, जब तक रास्ते ठीक हो। और यहीं से हर रोज अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जुलाई से यात्रियों के जत्थे रोज निकलेंगे। साफ है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हील हवाल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में यात्रियों की सुविधा के एक पहलू पर गहन मंथन हुआ। पूरे देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोग आएंगे, एक अच्छी स्मृति लेकर के जाएं यहाँ से, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन करके अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहर में जम्मू कश्मीर की जो रिवायत है वो भी, और जो स्वागत करने का तरीका है उसका प्रदर्शन कर सकें। साफ है कि सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं, वहीं यात्रा मार्ग पर सेवादार बनकर श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाले भी कम उत्साहित नहीं हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाले पिछले कुछ दिनों से हर रोज ट्रकों में रसद सामग्री भरकर ऊधमपुर से होते हुए श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा का मौका मिलने की खुशी इनकी आंखों में साफ देखी जा सकती है। हमें तो करोड़ों से भी ज्यादा खुशी है। हम आप ये कहते हैं भी जो अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है वो हमारे पास आएगा, पूरी सेवा करेंगे। हाँ, हम तो कहते हैं उनको गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, खाना पीना फ्री है, सब रहने के लिए। यात्री जितने मर्जी आए जी, जब तक भोले शंकर कहता है तब तक सेवा करते रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग खुल चुका है। इंतजार 1 जुलाई का है, जिस दिन देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु पवित्र गुफा में जाकर अपने आराध्य का दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और पहलगाम से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, यानी शुक्रवार तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन वहां पहुंचे तीर्थ यात्रियों को मौसम की पल पल की जानकारी मुहैया करवा रहा है, साथ ही उनके लिए सभी जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हालांकि मानसून की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या में हल्की कमी भी आई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हुई तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी।
चार धाम यात्रियों को सुरक्षित दर्शन करवाने का वादा निभाने वाली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद हैं। ये जवान बारिश और उफनती लहरों की परवाह किए बिना यात्रियों को दर्शन करवाने में जुटे हुए हैं। हालांकि मानसून की दस्तक के साथ यात्रियों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। बात करें केदारनाथ धाम की तो खराब मौसम के बावजूद यहां हर हफ्ते 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पे सबसे बुरा पड़ रहा है। यह बारिश कल से लगातार जारी है, बारिश यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबा केदार के दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में डटे हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 30 जून यानी शुक्रवार तक राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद ही यात्रियों को भगवान केदार के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। प्रवीण सेमवाल, सोनप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं हरियाणा की नूह पुलिस की, जिन्होंने कुछ वक्त से अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम परंपरागत कवायदें अपनाने के बाद नूह पुलिस एक अत्याधुनिक प्रयोग के साथ खनन माफियाओं का मुकाबला कर रही है। नूह पुलिस का ये दावा है कि वो अवैध खनन के खिलाफ इस खास अभियान में कामयाब भी हो रही है। अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान। हाईटेक ड्रोन से पहाड़ियों पर निगरानी। नूह पुलिस ने चलाया ऑपरेशन अरावली। देश के कई इलाकों में अवैध खनन एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इस पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास भी जारी हैं। ऐसी ही कवायद 75 किलोमीटर के दायरे में फैली अरावली रेंज में शुरू की हरियाणा की नूह पुलिस ने। इस पूरे पहाड़ को तोड़ के पत्थरों का अवैध खनन किया जा चुका था, लेकिन जब से नूह पुलिस यहाँ पे सक्रिय हुई है तब से अवैध खनन यहाँ पे रुक गया है। और इसको कैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पे अवैध खनन कम हुआ है? नूह पुलिस ने जिस पहाड़ी में मार्किंग की है, देखिए आप देख सकते हैं BSE 6 लिखा है, बकायदा डेट लिखी है किस दिन को यहाँ पे नूह पुलिस आई थी मार्किंग करने। 4 अगस्त 2022 को यहाँ पे नूह पुलिस आई थी। अगर ये मार्क इस पहाड़ी से हट जाता है तो इसका मतलब पहाड़ी को तोड़ के अवैध खनन किया गया था, और अगर इसमें मार्क रहता है मतलब इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल जो अवैध खनन है वो ना के बराबर हो रहा है। दरअसल ऑपरेशन अरावली के जरिए नूह पुलिस ने यह अभियान डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद छेड़ा। एक मैसिव क्रैकडाउन नूह पुलिस के द्वारा किया गया था और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 7 डेज का, जिसमें हमने जिस तरह के जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे और हमने इलीगल माइनिंग में जो भी व्हीकल्स इन्वॉल्व थे उनको हमने क्रैकडाउन किया था। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई थी इलीगल माइनिंग को रोकने में, और उसके बाद हमें एफर्ट्स करने थे कि हमें इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस करनी थी कि किसी भी एरिया में दोबारा कोई इलीगल माइनिंग की कोई घटना तो नहीं हो रही है। तो उसी क्रम में पुलिस के द्वारा जनवरी इस साल के शुरुआत में CSR के माध्यम से एक ड्रोन खरीदा गया, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और वीडियोस बनाने में काबिल है। पुलिस के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ इस अभियान में पब्लिक अवेयरनेस के साथ ही अगर कोई गाड़ी, ट्रक या जेसीबी खनन में पकड़ी जाती है तो अदालत से उसे न छोड़े जाने की पैरवी की जाती है, ताकि खनन माफियाओं पर आर्थिक प्रहार भी हो। हमने कम्युनिटी को साथ में लेके चले हैं। हमने गांव-गांव में, जिन गांव में अवैध माइनिंग की समस्या थी, जहां पर इस तरह के पिट्स थे, माइनिंग के पिट्स थे, पहले पुरानी लीज थी, हमने उन गाँव के अंदर मुनादी करवाई है। हमने उन गाँव के अंदर लोगों की जो पंचायत लेवल पे कमिटीज़ एक्टिवेट की हैं, और हमने उन गाँव में अवेयरनेस जनरेशन की है कि वो अब इलीगल माइनिंग में किसी भी तरीके से संलिप्त ना हो। हालांकि पहले पूरी पहाड़ियों की निगरानी करना पुलिस के लिए मुनासिब नहीं था, मगर अब नूह पुलिस की टीम 3 से 4 दिन के रूटीन में पूरी पहाड़ी पर अवैध खनन की चेकिंग करती है। जैसे ही अगर रास्ते में कोई गाड़ी के पहियों के निशान मिलते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के निशान मिलते हैं, और ड्रोन में जो वीडियो जो फोटोज लेते हैं उनसे पता लग जाता है कि पहले कभी इधर अवैध खनन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसके ऊपर सरपंचों से मिलके और अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बात बताते हैं, और ये सब हमारे पुलिस अधीक्षक नूह के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाती है।
जाहिर है अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकना एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि पिछले 6 महीने में अरावली ऑपरेशन का ही नतीजा है कि यहाँ अवैध खनन न के बराबर है। नू पुलिस अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन जैसे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर ही रही है, लेकिन अरावली के आसपास के जितने गांव के लोग हैं वो भी अवैध खनन को रोकने के लिए नू पुलिस की काफी सहायता कर रहे हैं। नू पुलिस ने सभी ग्राम के जो सरपंच हैं उन्हें अपना नंबर दिया है, वहां के जितने चौकीदार हैं उन्हें अपना नंबर दिया है, ताकि अगर किसी भी गाँव वाले को अवैध खनन की जानकारी मिलती है कि आसपास कहीं अवैध खनन हो रहा है अरावली के पहाड़ों में, तो वो तुरंत नू पुलिस को उसकी जानकारी दे, और इसके चलते ही नू पुलिस जो है अवैध खनन को रोकने में कामयाब हो पाई है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।